हाँ जी बेटा, बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स हम फिनिश कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, हमारी बॉडी का जितना भी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो जो है वो मेंटेनेंस का काम करता है, एनर्जी देने का काम करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क हमारी बॉडी का बनता है दैट इज फ्रॉम प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स के जो मोनोमर हैं वो मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड्स। मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड्स में एक तरह की लिंकेज पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। और उस पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू बहुत सारे अमीनो एसिड्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। तो इस चैप्टर में अब हमें ज़रूरी हो जाता है कि पहले हम किसके बारे में समझें? अमीनो एसिड्स के बारे में समझें। अमीनो एसिड समझने से पहले हम प्रोटीन्स के लिए एक और चीज़ बताते हैं कि ग्रीक में एक वर्ड है प्रोटियोस, जिसका मतलब है ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसीलिए प्रोटीन्स का नाम रखा गया प्रोटीन्स फ्रॉम ग्रीक लेटर प्रोटियोस, जिसका मतलब है ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस। ठीक है, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेक्चर वो किससे स्टार्ट कर रहे हैं? अमीनो एसिड। ठीक है, एज द नेम लिस्ट amino acids are organic molecules containing both amine as well as acidic group। ठीक है, organic molecules containing both amine as well as COOH groups। तो बेसिकली आप दिखाएंगे COOH, NH2 और H, ये तो है ही है। ठीक है, और जनरल रिप्रेजेंटेशन में अमीनो एसिड्स में हम यहाँ क्या डाल देते हैं? R। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड टाइप ऑफ R देयर आर 20 अमीनो एसिड्स दैट नेचुरली अकर। ठीक है, तो नेचुरली अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20 हैं, 20 हैं, जो किस बात पर डिपेंड करते हैं? इस R पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कुछ एक शुरू के 5, ताकि आपको बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में पता लग जाए। तो मैंने बोला अमीनो एसिड्स ऐसे एसिड हैं जिनमें अमीन ग्रुप भी होता है और COOH ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप अमीनो एसिड्स कैन बी न्यूट्रल, कैन बी एसिडिक, कैन बी बेसिक। It all depends on number of NH2 and COOH group present। ठीक है, अमीनो एसिड जो है उनका नंबर है 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है, और जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं उनको अल्फा अमीनो एसिड्स भी कहा गया है। अल्फा अमीनो एसिड्स क्यों कहा गया? ध्यान से देखो, जब नंबरिंग करेंगे तो प्रायोरिटी एसिडिक ग्रुप को मिलेगी या अमीनो ग्रुप को मिलेगी? एसिडिक ग्रुप को मिलेगी। और जस्ट एसिडिक ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन होता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा। तो इसका मतलब जो अमीनो ग्रुप है वो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। जो अमीनो ग्रुप है वो किससे अटैच्ड है? अल्फा कार्बन से अटैच्ड है। इसलिए ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या कहा जाता है? अल्फा अमीनो एसिड्स। कैसे क्या कहा जाता है? अल्फा अमीनो एसिड्स। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अल्फा कार्बन ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स आर एसिमेट्रिक। ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी अमीनो एसिड्स के ये अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक होते हैं। ग्लाइसिन में पता क्या होता है? ये RH होता है, R की जगह क्या आ जाता है? H। एसिमेट्रिक कार्बन कब बनेगा? जब चारों ग्रुप्स कैसे
ऐड कर देते हैं। तो जब R की जगह H ऐड कर देते हैं तो अल्फा कार्बन एसिमेट्रिक नहीं रहता, बाकी सब जगहों पर यहाँ NH2 होगा, यहाँ COH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप होगा, जिसकी वजह से हर बार अल्फा कार्बन कैसा होगा, एनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक होने का मतलब ग्लाइसिन को छोड़ के बाकी सभी अल्फा अमीनो एसिड्स कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझ में आ जाए? तो अगर आपसे पूछा जाए ओनली इनएक्टिव अल्फा अमीनो एसिड्स, तो आपका हाँ जी आपका नाम क्या होगा, ग्लाइसिन। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इनकी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इन सब की। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बताती हूँ, गैवली। ठीक है, व्हाट इज दिस गैवली? गैवली में जो ये पहला लेटर मैंने लिखा है जैसे GAVLI, ये 1 लेटर कोड है फॉर अमीनो एसिड्स। ठीक है, हर अमीनो एसिड के लिए एक पर्टिकुलर 1 लेटर कोड दिया गया है, और ये मैंने शुरू के 5 बेसिक अमीनो एसिड्स के लिए ये कोड दिया है GAVLI गैवली। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स को उनके 3 लेटर सिंबल से भी जाना जाता है। ठीक है, और उनका नाम तो है ही है। ठीक है, पहले मैं आपको नाम बताऊँ। G is for glycine, A is for alanine, yes, V is for valine, L is for leucine and I is for isoleucine। ठीक है, गैवली G is for glycine, alanine, valine, leucine and isoleucine। ठीक है, 3 लेटर सिंबल मतलब पहले जो वर्ड है उसके 3 लेटर। ठीक है, बस आइसोल्यूसिन में याद रखना ILE होता है, इली, और बाकियों में सेम है LU, VAL, ALA, GL। ठीक है, ग्लाइसिन का 3 लेटर कोड क्या है, GLY, एलिनीन का ALA, वेलिन का L, ल्यूसीन का LEU, आइसोल्यूसिन का ILE, और कॉमनली हमने इसको क्या कहा, गैवली। अब मैं बताती हूँ इसमें R क्या है, देखो। ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो यही है, फर्क किसमें है, R में फर्क है। ग्लाइसिन में मैं आपको बता चुकी हूँ, ग्लाइसिन में R क्या होता है, H। ग्लाइसिन में R क्या होता है, H, और एलानिन में R क्या होता है, CH3S। एलानिन में R क्या होता है, CH3S। ठीक है, अब अगर बात करूं मैं वेलिन में ग्रुप आ जाता है आपका आइसोप्रोपाइल। वेलिन में R क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल क्या है बेटा, CH3 CH CH3, दिस इज वेलिन। बात समझ में आ गई? अगर मैं बात करूं ल्यूसीन की, तो ल्यूसीन में आपके पास ग्रुप होता है CH2 CH CH3 CH3, आइसोब्यूटाइल। कौन सा ग्रुप है ये, आइसोब्यूटाइल। तो ल्यूसीन में कौन सा, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटेन ही है ना ये। देखो अगर मैं यहाँ से इस वैलेंसी ना हटाऊं तो आइसोब्यूटेन है, और आइसोब्यूटेन का टर्मिनल कार्बन फ्री कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, आइसोब्यूटाइल। तो फिर से सुनो, अगर RH है तो ग्लाइसिन, गैवली, G में H, A में CH3, V में आइसोप्रोपाइल, और ल्यूसीन में आइसोब्यूटाइल। अब आ गया आइसोल्यूसीन, है ना। अब अगर मुझे आइसोल्यूसीन बनाना है तो आइसोल्यूसीन बनाने के लिए हम जो ग्रुप ऐड करेंगे वो कौन सा ऐड करेंगे, हम देखते हैं। हम बेटा आइसोल्यूसीन में जो हम ग्रुप यूज करते हैं दैट इज आइसो सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज मिथाइल एंड दिस इज हाइड्रोजन। अब सपोज मुझे ल्यूसीन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो मुझे ल्यूसीन का बेसिक स्ट्रक्चर पता है क्या, ल्यूसीन का बेसिक स्ट्रक्चर इधर COH, इधर H, इधर NH2, और यहाँ पर एक क्या लगा होगा R। ल्यूसीन बनाना है तो आपको पता है ल्यूसीन में R क्या है, आइसोब्यूटाइल। तो व्हाट इज आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल इज CH2
CH CH3 and CH3, right? So this is the structure of leucine. Similarly isoleucine भी आप बना सकते हैं। अब देखो बेटा अमीनो एसिड्स के लिए DL नॉमेनक्लेचर भी यूज होता है। अमीनो एसिड्स के लिए कौन सा नॉमेनक्लेचर यूज होता है? DL, जैसा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी किया था। कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था D ग्लूकोज है या L ग्लूकोज है, और हमने कहा था ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज तो मेजरली D की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसका कॉमन नाम हमने डेक्सट्रोज भी दिया था। तो जो कैपिटल D, कैपिटल L नोमेनक्लेचर हमने दिया था वो किस बेसिस पे दिया था? इस बेसिस पे दिया था कि जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उसका OH कौन सी साइड है। यहाँ पर OH का काम कौन करेगा? NH2। वहाँ हम किसकी पोजीशन देखते थे कार्बोहाइड्रेट्स में? OH की, लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है। और हमने कहा अमीनो एसिड्स में जनरली जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन है। तो हम देखेंगे कि अल्फा कार्बन का NH2 अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो वो कौन सा अमीनो एसिड? कैपिटल L अमीनो एसिड, और अगर राइट हैंड साइड है तो कैपिटल D अमीनो एसिड। तो ये कौन सी साइड है? लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये आपने क्या बनाया है? आपने L-ल्यूसीन बनाया है। गॉट इट? आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है वो किसकी ड्रॉ की है? L-ल्यूसीन की ड्रॉ की है, राइट? सो ये हमने कुछ जो है शुरू के अमीनो एसिड्स 5 ऑन द बेसिस ऑफ दिस एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, तो ये हमने जो है वो एग्जिस्ट किए। तो जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स है वो जनरली कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में रहते हैं? नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड जनरली L कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। जितने भी नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं दैट अकर इन L फॉर्म, ठीक है? अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। आप अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हो, ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स बहुत से बेसिस पे कर सकते हैं हम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ठीक है? सबसे पहले एक बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नीड टू द बॉडी, ठीक है? उसके बेसिस पे आप अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हो एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैं AA शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ अमीनो एसिड्स के लिए, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, राइट? एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एसेंशियल का मतलब यहाँ क्या है? एसेंशियल टू द बॉडी। ऐसा नहीं है कि ये एसेंशियल नहीं, एसेंशियल टू द बॉडी एज बॉडी itself cannot synthesize these। बॉडी खुद ये अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, तो दैट इज व्हाई बॉडी नीड्स टू हैव दिस अमीनो एसिड फ्रॉम द डाइट, ठीक है? खुद बॉडी के पास जो आप खा रहे हो, जो आप प्रोटीन्स की फॉर्म में ले रहे हो, उनसे उनको ऐसा कॉम्पोजिशन नहीं मिल रहा कि वो इनको बना पाए, इसलिए ये जो अमीनो एसिड्स हैं दीज आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड। मैंने आपको कितने स्ट्रक्चर्स बनाने सिखाई है? गैबलीन बनाना सिखाया मैंने आपको, है ना? ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन, हाइड्रोजन, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल। आर ग्रुप मैंने बता दिया, बाकी स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, ठीक है? स्टार मार्क क्या है? एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आपको एग्जांपल ही साइड करना आता है एसेंशियल। तो गैबलीन में से ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन जो है वो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसीलिए डाइट से हमें इनको लेना पड़ता है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या कहते हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ऐसे अमीनो एसिड्स जिनको बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, उनकी जरूरत नहीं है बाहर से लेने की, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को क्या कहा जाता है? नॉन एसेंशियल
from diet, body itself can synthesize these amino acids. तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है बॉडी के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल नहीं है, वेरी एसेंशियल, लेकिन डाइट से लेना एसेंशियल नहीं है। बॉडी खुद भी ये अमीनो एसिड्स को क्या कर सकती है, सिंथेसाइज कर सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नीड बाय द बॉडी यू कैन क्लासिफाई अमीनो एसिड्स एज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। मैंने एग्जांपल बता दिया कि जो हमने गैबली पढ़ा है उसमें ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन बोथ आर एसेंशियल अमीनो एसिड। एक मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रिप्टोफैन है ना, पीनट बटर में बहुत होता है, मूड अच्छा रखने के लिए, मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने के लिए जरूरी होता है। तो ट्रिप्टोफैन भी कैसा अमीनो एसिड है, ऐसे ऑब्वियसली पीनट बटर से ले रहे हैं तो कैसा अमीनो एसिड होगा, एसेंशियल अमीनो एसिड होगा। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे हम अमीनो एसिड्स के, ठीक है। अब एक बेसिस पे तो क्लासिफाई कर लिया, दूसरे बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, on the basis of their nature you can classify amino acids to be basic amino acids, neutral amino acids as well as acidic amino acids, ठीक है। अब देखो अमीनो एसिड्स का नाम हमने दिया था अमीनो एसिड, उसका मतलब क्या था, अमीन ग्रुप भी है और एसिड ग्रुप भी है। कितने नंबर में ये तो हमने बताया ही नहीं था। अगर आपको पता है अमीन ग्रुप नेचर में बेसिक है, क्यों बेसिक है, क्योंकि अमीन ग्रुप के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पे हाइड्रोजन के ऊपर, इसलिए अमीन ग्रुप नेचर में कैसा है, बेसिक। और आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो नेचर में एसिडिक है ही, क्योंकि H+ देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनता है जो कि रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। तो इसका मतलब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो नेचर में कैसा है, एसिडिक है। तो ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें बेसिक ग्रुप्स का नंबर एसिडिक ग्रुप से क्या हो, ज्यादा, ऐसे अमीनो एसिड्स जिनमें बेसिक ग्रुप्स का नंबर जो है वो एसिडिक ग्रुप से क्या हो, ज्यादा हो, वो कैसे अमीनो एसिड्स हैं, दैट आर नोन एज बेसिक अमीनो एसिड्स। सिमिलरली ऐसे अमीनो एसिड जिसमें ये नंबर बराबर है, बराबर वाले तो आपने ये सारे एग्जांपल पढ़े, ये सारे कैसे अमीनो एसिड हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड हैं, क्योंकि एक ही अमीन ग्रुप है, एक ही COOH ग्रुप है, बाकी तो आपने एल्काइल ग्रुप ऐड किया है। तो ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों बराबर हो उनको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड का एक एग्जांपल याद रख लेना आप, आर्जिनिन। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है 20 के 20 अमीनो एसिड्स की याद रखना, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितने मैक्सिमम हो सके एक स्कीम के थ्रू लर्न कर लेंगे। 5 की तो हमने लर्न कर लिया, अभी एक छठा करवाऊंगी फिनाइलएलानिन, वो भी आपको याद हो जाए कि इसमें से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके फिनाइल ग्रुप डालो और उस ग्रुप को ऐड कर दो, तो वो कौन सा अमीनो एसिड बन जाएगा, फिनाइलएलानिन। और अगर आपसे पूछा जाए एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा है तो वो भी बता सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जिनमें अमीन और एसिड ग्रुप क्या हो, सेम। अब एसिडिक अमीनो एसिड मतलब जिसमें अमीन के कंपैरिजन में एसिडिक ग्रुप्स का नंबर क्या हो, ज्यादा हो। और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है क्या, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। और इसको याद करना भी बहुत आसान है, सुनो एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में R पता क्या होता है, एलानिन में R क्या था, CH3, एक एसिड ग्रुप डाल दो, ठीक है। अच्छा मुझे एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर बना के बताओ, यहाँ क्या लगाया, COOH, यहाँ NH2H, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। यहाँ क्या लगाते हैं हम, R, अब R की जगह क्या लगा देंगे, CH2, CO2H। अब दो OH ग्रुप हो गए, COOH ग्रुप, एक क्या हो गया, NH2। तो एस्पार्टिक एसिड कैसा अमीनो एसिडिक है, एसिडिक या बेसिक, तो इट इज एसिडिक अमीनो एसिड। So basically on the basis of their nature amino acids can be classified as basic, neutral and acidic, right? अच्छा एक और बड़ा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताएं
कि एरोमेटिक अमीनो एसिड कौन सा, ठीक है, कोई एक ऐसा अमीनो एसिड जो एरोमेटिक हो। तो मैंने अभी बताया एग्जांपल हम क्या देंगे, फिनाइल एलानीन, ठीक है। एलानीन में आ रहा हूँ गैबलीन, दूसरे नंबर पे आ रहा है एक एलानीन, एल्काइल ग्रुप CH3, फिनाइल एलानीन, तो R क्या हो जाएगा यहाँ पे CH2 C6H5। अब एरोमेटिक शक्ल देखनी है इसकी, इसको कुछ नहीं, ठीक है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, यहाँ COOH, यहाँ H, यहाँ NH2, R की जगह आप क्या ऐड कर देंगे CH2, ठीक है। तो एरोमेटिक पार्ट है इसमें, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास फिनाइल एलानीन, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं बेटा जिनके थ्रू अब किसी में अमाइड होगा, CONH2 प्रेजेंट होगा, कोई अमीनो एसिड ऐसा होगा जिसमें सल्फर प्रेजेंट होगा, कोई अमीनो एसिड ऐसा होगा जिसमें OH ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनको आपको आंसर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको बेसिकली बताऊं तो अगर आप 7-8 अमीनो एसिड और हर कैटेगरी के एक एग्जांपल के साथ आप प्रेजेंट हैं, यू आर वेरी वेरी सिक्योर। विद टाइम ये जो है बार बार लिख के बना के देखने से इसमें जो है हमारी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलप हो जाती है। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैं आपको डिलीवर कर चुकी हूँ। कुछ चीज़ें जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब हम कर लेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स में जो प्रॉपर्टीज की बात करें अमीनो एसिड्स की, तो आप कह सकते हैं जनरली कलरलेस होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। वाटर सॉल्युबल होना तय है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे तो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होंगे। तो वाटर सॉल्युबल होते हैं, कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डाईपोलर आयन विच इज नोन एज ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या है वो ध्यान से देखें। ज्विटर आयन dipolar neutral species in which amino acid occur, ठीक है। ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ ग्लाइसिन का, देखना बेटे अगर मैं ग्लाइसिन को U लिखती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। NH2 CH2 COH, कैसे NH2 COH तो था ही था, एक H था ही था और इधर एक R था, और ग्लाइसिन में हमने कहा था R क्या होता है H, तो ये क्या बन गया CH2। अब ये देखो ये ग्रुप कैसा है बेसिक, व्हाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लोन पेयर, और ये ग्रुप कैसा है एसिडिक, ये ग्रुप कैसा है एसिडिक। अब ये एसिडिक ग्रुप क्या करेगा, इस लोन पेयर के इन्फ्लुएंस में NH2 से अटैच होगा, इस लोन पेयर के इन्फ्लुएंस में NH2 से अटैच होगा, तो मतलब यहाँ सेल्फ प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और यहाँ पर बन जाएगा NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर बन जाएगा COO माइनस। तो ओवरऑल स्पीशीज कैसी है न्यूट्रल, ओवरऑल स्पीशीज कैसी है न्यूट्रल। ओवरऑल स्पीशीज जो है वो न्यूट्रल है और इस न्यूट्रल स्पीशीज को हम क्या कहेंगे ज्विटर आयन। डाईपोलर है, चार्जेस प्रेजेंट है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन ये कैसे एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन। ओवरऑल न्यूट्रल बट कंटेनिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, शोइंग द एम्फोटेरिक बिहेवियर ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स कैसे हैं एम्फोटेरिक है, क्यों एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे और बेसिस के साथ भी रिएक्ट करेंगे, और दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे सॉल्ट्स बनाएंगे। क्यों, अगर एसिड आया तो अमीन ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा, बेस आया तो एसिड ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा। तो अमीनो एसिड्स आर बेसिकली एम्फोटेरिक इन नेचर, राइट। तो आफ्टर दिस डिस्कशन ऑफ अमीनो एसिड लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर है।
स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर में जो मोनोमर पाया जाता है वो कौन पाया जाता है? अमीनो एसिड। और मैं सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड लेके काम करूँगी और सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखने के लिए बेटा यहाँ क्या है? NH2, यहाँ है CH2 और ये है C डबल बॉन्ड OH। दिस इज वन अमीनो एसिड ग्लाइसिन। This is another molecule of the same amino acid glycine. ठीक है? Two amino acid molecules undergoes intermolecular condensation. Intermolecular condensation मतलब दोनों के बीच में से एक वाटर निकल जाता है। तो एसिड ग्रुप का OH और इसका H कैसे निकल जाता है? इन द फॉर्म ऑफ H2। कैसे निकल जाता है? इन द फॉर्म ऑफ H2O। रिजल्टेंटली ये दोनों अमीनो एसिड मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह की लिंकेज से ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है? इस तरह की लिंकेज से ज्वाइन हो जाते हैं और इस लिंकेज को हम जो नाम देते हैं वो क्या नाम देते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स में कैसी लिंकेज पाई जाती थी? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना? उसमें भी वाटर ही निकालते थे। यहाँ जो लिंकेज पाई जा रही है उस लिंकेज का नाम क्या दे रहे हैं? पेप्टाइड लिंकेज, CONH पेप्टाइड लिंकेज कहलाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बना है बेटा हमारे पास, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। क्या बोलेंगे? डाइपेप्टाइड। क्यों? दो अमीनो एसिड से मिलकर ये स्ट्रक्चर बना है डाइपेप्टाइड। अब देखो ये डाइपेप्टाइड फर्दर कंडेंसेशन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है क्योंकि इधर NH2 बचा हुआ है, इधर COH बचा हुआ है। मान लो एक और अमीनो एसिड आ जाएगा यहाँ पे तो वो क्या बना देगा? ट्राइपेप्टाइड। एक और अमीनो एसिड आ जाएगा वो यहाँ पे क्या बना देगा? टेट्रापेप्टाइड। एंड फाइनली जब n नंबर्स में अमीनो एसिड्स यहाँ कंबाइन हो जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पॉलीपेप्टाइड। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बहुत सारी होंगी नंबर में जो आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉइल्ड होंगी और उन्हीं को ही हम क्या कहेंगे? प्रोटीन्स। ठीक है? बात समझ में आ गई? अमीनो एसिड्स कंडेंसेशन शो करके आपस में ज्वाइन होंगे। जो लिंकेज इनको ज्वाइन करेगी उस लिंकेज को क्या कहा जाएगा? पेप्टाइड लिंकेज। दो अमीनो एसिड्स कंबाइन करेंगे डाइपेप्टाइड बनेगा, तीन कंबाइन कर जाएंगे ट्राइपेप्टाइड, चार कंबाइन कर जाएंगे टेट्रापेप्टाइड, बहुत सारे कंबाइन कर जाएंगे पॉलीपेप्टाइड, बहुत सारे। पॉलीपेप्टाइड को भी अपने आप में प्रोटीन ही कहा जाता है। या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर जाएगी, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी, उन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाएगा? प्रोटीन्स। मैंने बोला प्रोटीन, और आपको पता है एक पॉलीपेप्टाइड चेन में 10,000 अमीनो एसिड या इससे ज़्यादा अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इसीलिए प्रोटीन्स को मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें 10,000 के लगभग जो है हजारों में, है ना, अमीनो एसिड जो है वो जुड़े होंगे। एक सबसे अच्छा अमीनो एसिड है इंसुलिन, है ना? इंसुलिन एक प्रोटीन है सॉरी, और उस प्रोटीन में 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो आपको पता है इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है टू कंट्रोल शुगर कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी। वो जो इंसुलिन प्रोटीन है दैट इज एक्चुअली फाउंड टू बी फॉर्म फ्रॉम 51 अमीनो एसिड्स, राइट? तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है किसकी? हमारे बॉडी में प्रोटीन्स की। बहुत सारे हार्मोन्स, केमिकल्स, है ना, ये सब प्रोटीन्स है। ठीक है? अब हम आगे क्लासिफाई करेंगे कि उनकी मॉलिक्यूलर शेप के बेसिस पर आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो प्रोटीन्स को। ठीक है? तो प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर आप क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। वी कैन क्लासिफाई प्रोटीन्स टू बी fibrous proteins and globular proteins. ठीक है? Classification of proteins. Classification of
proteins on the basis of molecular shape, मॉलिक्यूलर शेप की बेसिस पे आप प्रोटीन्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हो? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप. You can classify proteins to be fibrous proteins, and globular proteins. Right? Fibrous proteins and globular proteins. Fibrous proteins and globular proteins का मतलब क्या है? Fibrous proteins स्ट्रक्चर कैसी होगी? फाइबर जैसे, थ्रेड लाइक, है ना? फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है? ऐसे किसकी होती है ऐसे स्ट्रक्चर? हेयर्स, है ना? तो मतलब हेयर्स में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? केराटिन. तो केराटिन प्रोटीन जो है वो कैसा है शेप में? फाइब्रस है या ग्लोबुलर है? फाइब्रस है. रन करते हैं ये थ्रेड लाइक फाइबर्स की फॉर्म में, ठीक है? वूल, स्किन, सिल्क, मसल्स के प्रोटीन्स ये सारे कैसे हैं? फाइब्रस. मसल्स भी कैसी है? फाइब्रस ही है. तो मायोसिन, केराटिन हेयर में पाया जाता है, मायोसिन मसल्स में पाया जाता है, ठीक है? सिल्क भी प्रोटीन है, किसी का बाल ही तो है सिल्क, है ना? वूल, ये सारे कैसे हैं? फाइबर्स प्रोटीन. अच्छा, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, एग्जांपल्स को सोचो. पानी में घुलती है क्या ये चीजें? नहीं. तो वाटर इनसॉल्युबल. What are fibrous proteins? Fibrous proteins are fine thread-like structures, है ना? उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल धागे जैसा सीधा पतला. केराटिन जो प्रोटीन है जो हेयर्स में पाया जाता है ना? मसल्स जो है मायोसिन में मसल्स में मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है. सिल्क, वूल, ये सब एग्जांपल है किसके? फाइब्रस प्रोटीन्स के. और ये सारे वाटर इनसॉल्युबल प्रोटीन्स हैं. ग्लोबुलर का मतलब हो गया जनरली स्फेरिकल इन शेप, ग्लोब्यूल्स की हो गया. ग्लोबुलर, स्फेरिकल इन शेप, ठीक है? एग्जांपल देती हूँ. इंसुलिन, ठीक है? एल्ब्यूमिन किसमें होता है? अंडे में. पानी में घुलता है या पानी में नहीं घुलता? फैट में से घुल जाता है. तो दीज आर वाटर soluble proteins. So on the basis of molecular shape, proteins can be classified as fibrous proteins and globular proteins. ठीक है? नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है इसमें, that is about structure of proteins. हाँ जी बेटा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर कैसे होता है? Yes. Next we are discussing structure of proteins. प्रोटीन्स का क्या स्ट्रक्चर है? सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का मतलब है टू गिव द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है? बेसिकली बस ये बताना कि कौन सा अमीनो एसिड किससे जुड़ा हुआ है. जैसे मान लो मैंने ये शो किया एलानिन आइसोल्यूसिन से जुड़ा हुआ है, आइसोल्यूसिन ल्यूसीन से जुड़ा हुआ है, ल्यूसीन ग्लाइसिन से जुड़ा हुआ है, फिर एलानिन आ गया और फिर वैलिन आ गया. तो मतलब जब मैं ऐसे सिर्फ सीक्वेंस शो कर दूं कि किस अमीनो एसिड
प्राइमरी स्ट्रक्चर। मान लो कि मैंने इस अमीनो एसिड को सर्कल से रिप्रेजेंट किया, इसको स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया, इसको रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया, है ना, इसको मैंने स्टार से रिप्रेजेंट किया, फिर एडेनिन आ गया, मैंने इसको, मतलब जब मैं इस तरह के सिंबल देके मैं सारी रिप्रेजेंटेशन बता दूँ भी कौन कौन सा अमीनो एसिड लगा हुआ है, सिर्फ ये बताना प्राइमरी स्टेज पे, है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर पता है अमीनो एसिड की, यहाँ अमीनो एसिड कुछ लगा होगा, फिर पेप्टाइड लिंकेज होगी, फिर अमीनो एसिड लगा होगा, फिर उसमें क्या होगी, पेप्टाइड लिंकेज होगी, इस तरह से ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स का जो सीक्वेंस है उसको सिर्फ सीक्वेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। फिर आ जाता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन होती है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। ठीक है, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर्स। हाँ जी, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखो क्या है। ठीक है, अल्फा हेलिक्स ये मान लो आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, आपने क्या किया, राइट हैंडेड स्क्रू फॉर्म में इसको ट्विस्ट कर दिया दोनों तरफ से, मतलब इस स्ट्रक्चर को राइट हैंडेडली ट्विस्ट करके ये कुछ इस तरह से बना। ठीक है, ये ऐसे इसको यूं घुमा दिया, आप कोई भी धागा लो उसको यूं घुमाओगे तो उसमें ये कॉइल्स बन जाएंगे, हेलिक्स बन जाएंगे। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी स्ट्रक्चर में एक टर्न का जो NH है, ये NH ग्रुप है एक टर्न का, ये दूसरी टर्न के CO ग्रुप के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये CO और ये देखो ये इसका NH, ये एक CONH आ गया ना। अब यहाँ पे क्या आएगा, इस हेलिक्स का क्या, CONH, ये देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इस वाली साइड का CONH, है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कॉइलिंग करने से इसमें क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन is twisted in an alpha helix manner, which attains stability by intermolecular hydrogen bond। अब ये अगर आप एक मॉलिक्यूल ही मानो प्रोटीन का, तो इसे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं। तो आप जर्नल लिखने दो, बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में क्या होता है देखें, बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में पॉलीपेप्टाइड चेन्स को स्ट्रेच आउट कर दिया जाता है। मतलब उसमें तो क्या कर दिया आपने, कॉलिंग दे दी। बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर्स में आप एक पॉलीपेप्टाइड चेन को स्ट्रेच कर लेते हो, स्ट्रेच्ड आउट एट मैक्सिमम एक्सटेंशंस। ठीक है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाता है। इसमें और उसमें फर्क है, उसमें क्या आ गई, कॉइलिंग आ गई, इसमें कॉइलिंग नहीं आई, इसमें एक्सटेंशन आ गई। स्टेबिलिटी फिर से सेम है, इसका C डबल बॉन्ड हो, नीचे वाले के NH के साथ क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अल्फा हेलिक्स फॉर्म इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो अभी तक हमने दो तरह की स्ट्रक्चर पढ़ी है प्रोटीन्स की, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह की स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ी, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीट।
टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, टर्शरी स्ट्रक्चर में फर्दर कॉइलिंग हो जाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और फर्दर कॉइलिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफाइंग प्रोटीन्स एट फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। कि प्रोटीन आपका फाइब्रस बन रहा है या ग्लोबुलर बन रहा है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसका टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा है, और टर्शरी स्ट्रक्चर मिल कैसे रहा है, बाय द फर्दर कॉइलिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। Tertiary structure of proteins, right? Further calling of secondary structure, responsible for classifying proteins as globular and fibrous, globular and fibrous। मतलब रिप्रेजेंटेशन देना चाहो तो यूं दे सकते हैं। ये आपको कैसा मिल गया, टर्शरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर और कॉम्प्लेक्स, मतलब एक पॉलीपेप्टाइड चेन दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में सब यूनिट्स के फॉर्म में स्पेशल अरेंजमेंट कैसा है ना, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ coiled two or more polypeptide chains with respect to each other। ये आपको क्या देगा, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। रिप्रेजेंटेशन दूं तो ये तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। मतलब इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमने दो तरह का पढ़ा है, कौन कौन सा, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमने इसमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में इसने प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बता रखा है। नेक्स्ट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है एनसीईआरटी में, व्हाट इज नेटिव प्रोटीन। किसी बच्चे ने उस टाइम सीबीएसई बोर्ड में इसका सही आंसर नहीं दिया था, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव टेक्स्ट में, शीट्स में नाम ही नहीं लिया जाता नेटिव प्रोटीन का। नेटिव प्रोटीन जो नाम लिया हुआ वो किसने लिया हुआ है, एनसीईआरटी ने लिया हुआ है। नेटिव प्रोटीन का मतलब है एक ऐसा प्रोटीन जिसकी एक यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है और उसका एक यूनिक बायोलॉजिकल फंक्शन है। ऐसी यूनिट ऑफ प्रोटीन को आप क्या कहते हैं, नेटिव प्रोटीन। तो व्हाट इज नेटिव प्रोटीन, नेटिव प्रोटीन इज द प्रोटीन हैविंग अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फिर से रिपीट करते हैं, नेटिव प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैविंग अ यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसको नेटिव प्रोटीन कहते हैं। लेकिन जब इस नेटिव प्रोटीन को किसी फिजिकल चेंज से सब्जेक्ट करवा दिया जाता है, कोई फिजिकल चेंज लगा देता है, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, कुछ भी XYZ केमिकल या फिजिकल चेंज इसके ऊपर कर दिया जाता है, उस वजह से क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो अनकॉइल हो जाती है, अनफोल्ड हो जाती है। हमने अभी पढ़ा था कॉइलिंग से हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। जब आप एक्सटर्नली उस पर कुछ फिजिकल या केमिकल चेंज लगाते हो तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज क्यों कर देता है, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देने का मतलब है कि इंसुलिन ने जहाँ पर बॉडी में जाके शुगर कंट्रोल करनी थी, अगर आपने उस इंसुलिन के इंजेक्शन को बाहर रख दिया तो वो अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देगा, लूज कर देगा। और ऐसा नेटिव प्रोटीन
जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है, ऐसे प्रोटीन को कहा जाता है डीनेचर्ड प्रोटीन। क्या कहा जाता है? डीनेचर्ड प्रोटीन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीनेचुरेशन। ठीक है, तो ड्यू टू द एक्सटर्नल चेंजेस द अनफोल्डिंग एंड अनकोइलिंग ऑफ हेलिक्स हैपेंस and protein loses its biological activity. This process is called denaturation of protein. Secondary tertiary structures lose कर देता है, लेकिन primary structure अभी भी क्या रहती है? Same. What is primary structure? Sequence. Sequence of amino acid तो अभी भी same रहता है even after denaturation. लेकिन due to the external changing उसकी structure जो है वो lose हो जाती है, coiling uncoiling हो जाता है सब कुछ। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, कोएगुलेशन ऑफ एग। अंडा जब हम गर्म करते हैं तो उसका जो एग वाइट होता है या एग येलो होता है वो सब हार्ड हो जाता है। हार्ड होने का मतलब पहले उसमें कॉइलिंग होती है, लेकिन जैसे ही आप उसको गर्म करते हो तो उसकी कॉइलिंग डिसअपीयर हो जाती है। मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये भी लैक्टिक एसिड जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसको भी आप किसका एग्जांपल दोगे? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। केजिन प्रोटीन होता है मिल्क में, उसका डीनेचुरेशन करवा देता है ये बैक्टीरिया। तो डीनेचुरेशन का मतलब है बायोलॉजिकल एक्टिविटी लूज कर देना। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो कॉइलिंग आपको मिली थी वो कॉइलिंग जो है वो खत्म हो जाती है। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट आवर चैप्टर, we complete our part proteins in our chapter biomolecules। आगे बायोमोलिक्यूल्स में हमें थोड़ा सा एंजाइम विटामिन्स के बारे में पढ़ना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें जो पढ़ना है वो न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ना है, दैट आर डीएनए एंड